जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपी पीसीएस की इस प्रीवियस ईयर की सीरीज में। तो दोस्तों, हम यूपी पीसीएस के 2023 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। तो यूपी पीसीएस 2023 के क्वेश्चन पेपर से संबंधित दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिनमें हमने 100 क्वेश्चनों को बड़े ही डिटेल के साथ कवर किया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं और उन वीडियोस को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अब 2023 के यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर से संबंधित 50 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। 100 क्वेश्चन को हमने पहले ही बता दिया कि आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो आपने यदि वो क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उनको अच्छे से देखिए। दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चनों को फटाफट कवर करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। स्टेटमेंट सेकंड, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो लेटराइट मृदा में, लेटराइट जो मृदा है उसमें लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें कमी नहीं होती लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की, अपितु इसमें वृहद मात्रा में, लेटराइट मृदा में वृहद मात्रा में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम पाया जाता है। यह उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में भी विकसित होती है। यानी कि जो लेटराइट मृदा है वो उसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर हो और ज़्यादा वर्षा हो रही हो, उसी क्षेत्रों में, उन्हीं क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है, दूसरी ओर संविधान के भाग का वर्णन है। तो यहाँ पे जो राइट नहीं है वह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है यानी कि अधिकरण है उसका वर्णन भाग 11 में नहीं दिया हुआ है, बल्कि ट्रिब्यूनल का वर्णन दिया हुआ है किसमें? तो भाग 14 ए में। भाग 14 ए में ट्रिब्यूनल का वर्णन है। इसके अलावा आइए देखते हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र है उसका वर्णन भाग 8 में दिया हुआ है। ओके, जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है उसका वर्णन किस में दिया हुआ है? तो भाग 10 में, पार्ट 10 संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। राजभाषा की बात करें तो यह भाग 17 में इसका वर्णन दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे वही, एक तरफ प्रावधान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है। राजभाषा का वर्णन भाग 17 में, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। वहीं अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में दिया हुआ है। अधिकरणों की बात करें तो भाग 14 में इसका वर्णन दिया हुआ है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। तो पहले सबसे छोटा रखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, यहाँ पे चार आपको रेगिस्तानों का वर्णन दिया हुआ है। फर्स्ट में कहा गया है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सेकंड अरेबियन मरुस्थल, थर्ड सहारा मरुस्थल, फोर्थ गोबी मरुस्थल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो हमारा सहारा मरुस्थल है, ठीक है, जो सहारा मरुस्थल है वह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा मरुस्थल। और यहाँ पे जो सबसे छोटा मरुस्थल हो जाएगा वह होगा ग्रेट सैंडी, सबसे छोटा। ठीक है, आइए देखते हैं। उपयुक्त दिए गए मरुस्थलों में उनके छोटे से बड़े आकार में सबसे पहला आया ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक है, गोबी मरुस्थल उससे बड़ा है और जो मंगोलिया और चीन में विस्तारित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया और चीन में है, दो देशों में है। आप ये याद रखिएगा कि कौन से मरुस्थल का जो विस्तार है वो किस देश में, क्योंकि इस तरह भी मिलान में आ सकता है कि कौन सा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है। फिर ग्रेट सैंडी मरुस्थल से बड़ा क्या है? गोबी मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल से बड़ा कौन सा मरुस्थल है? अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल कहाँ है? तो पश्चिम एशिया में अवस्थित है। ठीक है, लास्ट में जो बचा सबसे बड़ा मरुस्थल जो है हमारा, वह सहारा मरुस्थल है, जो कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल अवस्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको यह मैं बता दूं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105।
संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि वैश्विक सूचना संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषय को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको राइट आंसर चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, सेकंड रॉन्ग होगा। सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी कि एसडीजी हैं, उन्हें एजेंडा 2030 को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों राष्ट्रों द्वारा 2015 में अपनाया गया। तो एसडीजी को यानी कि एजेंडा 2030 को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा, कितने टोटल मेंबर है संयुक्त राष्ट्र में, तो 193 हैं, ठीक है, इनके सभी सदस्यों द्वारा यूएन के 2015 में एसडीजी गोल्स को अपनाया गया। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य के केंद्र में 17 लक्ष्य हैं और 169 उद्देश्य हैं, जिनके प्रगति की रिपोर्ट वार्षिक स्तर पर जारी की जाती है। ठीक है, इसका जो पहला बार प्रकाशन हुआ था वह 2016 में किया गया था। यह रिपोर्ट वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित की जाती है। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर जो संकलित सूचना के आधार पर इसे कौन संकलित प्रस्तुत करता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार महासभा में चतुर्वार्षिक एसडीजी समीक्षा विचार विमर्श की सूचना देने के लिए तैयार की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, नीचे दो कथन है, ठीक है, जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। आइए देखते हैं अभिकथन में क्या कहा गया है। अभिकथन कहता है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण में क्या कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में वर्णन किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक है, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। कानून के निर्माण में संसद के तीनों अंग में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं। यानी कि जब कोई कानून का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस बिल को हम हिंदी में विधेयक कहते हैं। और विधेयक को ही विधिक बल प्राप्त नहीं होता, परंतु जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हो जाता है, तब उसे अधिनियम या कानून कहा जाता है और इसे कानूनी शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि पहले कोई बिल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, ठीक है, तब वह लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा और लास्ट में जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षरित नहीं कर देता तब तक वह कानून नहीं बनेगा। ठीक है, यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह अधिनियम या कानून बन जाता है और उसे कानूनी शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 107 इज कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी। ऑप्शन डी इज राइट। क्योंकि जो होम रूल आंदोलन था वह अप्रैल 1916 में हुआ। खिलाफत आंदोलन की बात करें हम तो मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक चला। वहीं जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 में घटित होता है और इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस लौटा दी। मोपला विद्रोह की हम बात करें तो मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 में होता है, जो कि सबसे अंतिम घटना थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। कीटनाशक जो है वह बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, अपितु जो कीटनाशक है वह एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। इसके अलावा मूत्र, घरेलू अपशिष्ट और मल पदार्थ ये सभी बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 109 इज रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट, सतत विकास से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतत विकास से एजेंडा 21 संबंधित है।
1992 में रियो डी जनेरियो जो कि ब्राजील में अवस्थित है, ठीक है, वहां पर आयोजित प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 के रूप में सतत विकास की जो अवधारणा है वो हमारे सामने प्रस्तुत हुई। क्वेश्चन नंबर 110, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, मरुदिमद जानवर कहलाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर जेरोकोल यानी कि मरुदभिद कहलाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो ऑप्शन ए इज राइट, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है वहां पर एक दूसरे से मिलती है। यहीं से दोनों नदियों की संयुक्त धारा को गंगा के रूप में जाना जाता है। यानी कि गंगा किससे बनी? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का जन्म हुआ। ठीक है, वहीं पिंडर और अलकनंदा नदी, एक सेकंड, पिंडक और अलकनंदा नदी के मिलने से कर्णप्रयाग का गठन होता है। यानी कि कर्णप्रयाग जो संगम है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो पिंडर और अलकनंदा नदी के मिलने से। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मिलने से कहाँ पर मिलती है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी? तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो गंगा, आगे बात करते हैं कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी नदी को संयुक्त रूप से गंगा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कर्णप्रयाग में पिंडस और अलकनंदा अलकनंदा नदी मिलती है एक दूसरे से। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी एक दूसरे से मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 112, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन बी इज राइट, आयोडीन के। जो समुद्री शैवाल होते हैं वह आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित कथनों में ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, जो कि गलत है। इसकी शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा होता है, राज्य की विधानसभा करती है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्राम सभा के अन्य कार्य हैं वह सही हैं, जैसे कि इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। थर्ड ये भी सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, ये सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, फोर्थ स्टेटमेंट में दोनों दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट में क्या कहा कि यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की शासन व्यवस्था है उसमें जो ग्राम सभा है वह सबसे छोटी इकाई है। इसकी कार्य व शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार की जैसे केंद्र में व्यवस्थापिका के केंद्र स्तर पर और राज्य व्यवस्थापिका में राज्य स्तर पर होता है। इसके समस्त शक्तियों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, ग्राम सभा ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। इस फैक्ट को याद रखना है, इसमें सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। कहाँ पर? पंचायत क्षेत्र के। ओके, क्वेश्चन नंबर 114, अब मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता जाऊंगा। ठीक है, आप समझ जाना। ओके, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, यानी कि लोटिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन सी इज राइट, नदी का उदाहरण है। जो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र है वह उदाहरण है नदी का। नदी जो है वह लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। इसकी विशेषता बहते जल से होती है। धारा के लगातार बहते रहने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है और पानी स्वच्छ बना रहता है, क्योंकि रुका हुआ पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है। किसके कारण? प्रदूषण के अधिक बढ़ने के कारण। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो ऑप्शन बी इज राइट, रानी झांसी रेजिमेंट। जो महिला रेजिमेंट थी आजाद हिंद फौज में उसे कहा जाता था रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी जो जापानी सहायता से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित सशस्त्र सेना थी, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। जो रानी झांसी रेजिमेंट है उसकी कमान किसके हाथ में थी? तो कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में। ठीक है, आजाद हिंद फौज ने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड के नाम से भी रेजिमेंट बनाया। तो जो आजाद हिंद फौज थी उसमें गांधी ब्रिगेड,
नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और रानी झांसी रेजिमेंट यानी कि रानी झांसी जो ब्रिगेड थी आदि नाम से रेजिमेंट बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस कॉर्पोरेट श्रेणी की पनडुब्बी को 2023 में, ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आलमगीर जो है, जो कि मेरठ में है, ठीक है। आलमगीर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता है उसका विस्तार पूर्व में आलमगीर जो कि मेरठ में अवस्थित है वहां तक है। पश्चिम में बात करें तो सुतकांगेनडोर तक है, पश्चिम में सुतकांगेनडोर तक है। उत्तर में माड़ा तक है। माड़ा कहाँ है? तो जम्मू में अवस्थित है। दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में जो हड़प्पा सभ्यता है वह नर्मदा नदी यानी कि नर्मदा नदी के पास जो दैमाबाद स्थल है के मुहाने तक था, ठीक है। यह उत्तर से दक्षिण में लगभग 1100 किलोमीटर तक फैली हुई थी। वहीं पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यह लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजा आकार स्वरूप में थी। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार की थी, तो यह त्रिभुजा आकार की थी, जिसका क्षेत्रफल कितना था? तो लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहते हैं ये देखते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों जिनमें सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जलमार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं में पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का जो शुभारंभ है दोस्तों वो 2021 में किया गया था, ना कि 2022 में। यह योजना भारत में अवसंरचनात्मक विकास से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके अंतर्गत 7 इंजनों जिसमें सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है? तो ऑप्शन डी इज राइट, 2021 में यह नामित किया गया है। 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को समाप्त करना है। स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना आदि इसका उद्देश्य है, ठीक है। ज्ञात हो कि जो मध्याह्न भोजन योजना है वह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ओके, आइए देखते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है नीनो के संदर्भ में, तो अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म दबाव का प्रकट होना ही शामिल है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि प्लैंकटन की जो मात्रा है वो बढ़ती नहीं है अपितु कम हो जाती है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो अल्नीनो है वह एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसका एक टाइम पीरियड है जो है 5 या 10 साल, ठीक है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट गर्म धाराओं के रूप में प्रकट होता है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता और प्लैंकटन की मात्रा में कमी हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लैंकटन यानी कि पौधों की जो प्रजातियां हैं वो कम हो जाती हैं, और समुद्र में मछलियों की संख्या में घट जाती है, क्योंकि मछलियां डिपेंड होती है अपने भोजन के लिए इन्हीं प्लैंकटन पर। यदि प्लैंकटन की संख्या ही कम हो गई, ठीक है, प्लवकों की संख्या यदि कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है उस पर जो निर्भर रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी संख्या तो घट ही जाएगी। तो इस प्रकार मछलियों की जनसंख्या कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 121, शिवनासमुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए इज राइट,
जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए शिवनाथ समुद्र एवं कल्पक्कम प्रसिद्ध है। ठीक है, शिवनाथ समुद्र एवं कल्पक्कम, जो शिवनाथ समुद्र है वह प्रसिद्ध है जल शक्ति के लिए, हाइड्रो पावर के लिए, जल से जो ऊर्जा पैदा करते हैं। वहीं कल्पक्कम की बात करें तो यह प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शिवनाथ समुद्र जल विद्युत परियोजना का निर्माण कब हुआ? तो 1902 में हुआ। किस पर हुआ शिवनाथ समुद्र जल विद्युत परियोजना का निर्माण? तो कावेरी नदी पर। और यह जो शिवनाथ समुद्र जल विद्युत परियोजना है कहाँ है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना तमिलनाडु में की गई थी 1984 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, जो कि बजट से संबंधित है। तो केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ऑप्शन डी इज राइट, 30 कौशल भारतीय अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 123, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यह तो जामनगर में अवस्थित है। भारत का जो प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी यानी कि राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र है वह कहाँ पर है? तो गुजरात के जामनगर में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि हमीदा जो बानो बेगम है वह अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, अपितु हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की वाइफ थी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि शाह तुर्कन का जो थी वह इल्तुतमिश की पत्नी थी। इल्तुतमिश की पत्नी कौन थी? शाह तुर्कन। रजिया के पिता का नाम क्या था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो गुलबदन बेगम। जो गुलबदन बेगम थी वह बाबर की पुत्री थी और बाबर का पुत्र क्या नाम था? तो हुमायूं। यहाँ पे जो गुलबदन बेगम और हुमायूं क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। और हुमायूं की वाइफ का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो हमीदा बानो बेगम है वह मुगल सम्राट अकबर की माता, यदि हुमायूं की पत्नी हुई तो अकबर की माता लगेंगी। ठीक है, तथा हुमायूं की पत्नी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, परंतु रजिया रजिया जो थी वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। और शाह तुर्कन जो है, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 इज राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता तथा रख रखाव किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट, इन सीटू संरक्षण द्वारा। ठीक है, दो प्रकार के संरक्षण होते हैं, एक इन सीटू संरक्षण होता है और एक एक्स सीटू संरक्षण होता है। इन सीटू संरक्षण में जानवरों या पौधों को, ठीक है, उन्हीं के एरिया में संरक्षित किया जाता है, लाइक नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, एक्स सीटू संरक्षण से तात्पर्य है कि जानवरों और पौधों को ले जाकर दूसरी जगह पर उन्हें संरक्षित करना, लाइक जू में जानवरों को दूसरी जगह लाकर संरक्षित किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि नेशनल पार्कों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव इन सीटू यानी कि स्वयं स्थानीय संरक्षण द्वारा किया जाता है। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वयं स्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर दी जाती हैं। स्वयं स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत देश में नेशनल पार्क आते हैं, अभ्यारण्य आते हैं और आरक्षित जैव मंडल का निर्माण किया गया है। ये सभी इन सीटू संरक्षण में आते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इन सीटू संरक्षण के अंदर कौन कौन से आते हैं और एक्स सीटू संरक्षण के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो इन सीटू में आपको क्या याद रखना है? नेशनल पार्क आते हैं, अभ्यारण्य आते हैं और आरक्षित जैव मंडल आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126, खरीदार कौन था? खरीदार यहाँ पर कौन था? तो ऑप्शन ए इज राइट, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी ही खरीदार था। तो खरीदार किस काल में था? तो सल्तनत काल में खरीदार एक व्यक्ति होता था जो कि फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी किसके लिए मानक मानदंड है? तो ऑप्शन डी इज राइट, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज किया जाता है।
जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए एक मानदंड है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अधिक होना इस बात की सूचना देता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण की मात्रा अधिक है, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की मात्रा अधिक है। यह पता लगता है कैसे कि यदि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर हाई हो जाता है। ठीक है, अब प्रदूषण की मात्रा अधिक होने के कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता जलीय निकाय में होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, एक में अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या कहता है ये देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु जो तट है वह शुष्क रहता है, यानी कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम होता है उस दौरान जो तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का जो तट है जो भारत के साउथ ईस्ट में अवस्थित है वह शुष्क रहता है। कारण में कहा गया है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो तमिलनाडु है, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, लाइक ये कोई पर्वत है, ठीक है, यहाँ से पवनें आ रही हैं, ठीक है, पवन आई जो कि नमी से भरी हुई है, तो इस पर्वत से टकरा कर ये जो पवनें हैं इसी तरफ यानी कि वेस्ट साइड ही वर्षा भारी मात्रा में करवा देंगी, जिसके कारण जब ये पवनें इस साइड आएंगी यानी कि पर्वत की दूसरी साइड आएंगी तब तक यह शुष्क हो चुकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा होगी वो बहुत कम होगी या तो ना के बराबर होगी। तो तमिलनाडु जो है हमारा वो यहीं पर अवस्थित है। यह जो क्षेत्र होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो तमिलनाडु की स्थिति यहीं पर है जिसके कारण यह दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा को प्राप्त नहीं करता। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं और आंसर देखते हैं। का जो राइट आंसर है वो सही है कि दोनों सत्र हैं और एक की सही व्याख्या करता है। ओके, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तमिलनाडु कहाँ आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में एवं दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित होने के कारण तमिलनाडु जो है वह वर्षा प्राप्ति नहीं करता। तमिलनाडु जो तट है वह उत्तर पूर्वी शाखा लौटते हुए मानसून से मूसलाधार वर्षा प्राप्त करता है। देखो, गर्मी के मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में, वहीं सर्दी के मौसम में लौटता हुआ मानसून, ठीक है, जिसे हम उत्तर पूर्वी शाखा कह देते हैं, उसी के कारण तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है। ठीक है, और वृहत मात्रा में वर्षा होती है और यह वर्षा सर्दी के दौरान होती है, क्योंकि सर्दी के टाइम समुद्र में जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होता है और हमारे इंडिया में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो हमेशा जो हवा है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो भारत से जो हवाएं हैं वह समुद्र की ओर चलने लगती हैं। अब समुद्र की ओर चलने के दौरान ही बंगाल की खाड़ी के पास से नमी ग्रहण करते हुए और ये जो तमिलनाडु का जो तट है वहां पर वर्षा बृहत मात्रा में कराती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यदि समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करिए या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। यदि नहीं होते तो कमेंट में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। क्वेश्चन नंबर 129 इज संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ही सही है और फर्स्ट गलत है। संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 108 में कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और आर्टिकल 118(4) के अकॉर्डिंग संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 130 इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 130 है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ऑप्शन डी इज राइट। जो गंगा एक्सप्रेसवे है वह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके अलावा जो पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसके अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और मनरेगा जो मिशन है वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। जो गंगा एक्सप्रेसवे है वह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, जबकि अन्य कार्यक्रम का संबंध संघ व राज्य सरकारों से है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे।
ठीक है, यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबी है, जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। यह एक्सप्रेसवे किन दो स्थलों को जोड़ता है, तो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है, और 12 जिलों से होकर यह गुजरेगा। यह जिले मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि है। क्वेश्चन नंबर 131, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार के तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा, यानी कि सतत विकास। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को हम सतत विकास कहते हैं। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य हमारे लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना है, और विकास के तीनों पहलुओं अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, शांति घोष का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था। इसके अलावा कनकलता बरुआ की बात करें हम, या मातंगनी हाजरा की बात करें, या फिर अरुणा अशरफ अली की, इन सभी का संबंध किसी न किसी प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन से रहा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में हुआ था। ठीक है, आइए बात करते हैं कि शांति घोष जी हैं उनका संबंध किससे रहा। तो शांति घोष का जो संबंध रहा वह दिसंबर 1931 में जिला अधिकारी की गोली मारकर इन्होंने हत्या की थी। ठीक है, शांति घोष ने क्या किया, तो जिला अधिकारी जो थी उनकी हत्या की इन्होंने गोली मारकर 1931 में। ठीक है, कनकलता बरुआ, मातंगनी हाजरा और अरुणा आसफ अली, ठीक है, किससे संबंधित थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो ऑप्शन डी इज राइट। जो पर्यावरण का संरक्षण है वह डीपीएसपी में भी है और एफडी में भी है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48A तथा मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्यों में अभिभावक बच्चों की शिक्षा के अवसर की उपलब्धता की भी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या देश सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ बंदरगाहों का वर्णन है, दूसरी तरफ देशों का वर्णन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इगारका जो है वह चीन में अवस्थित ना होकर रसिया में अवस्थित है। इगारका जो बंदरगाह है वह रसिया में अवस्थित है। इसके अलावा जकार्ता जो बंदरगाह है इंडोनेशिया में है। ठीक है, मांटे वीडियो जो बंदरगाह है वह उरुग्वे में है, और रॉटरडैम जो बंदरगाह है वह नीदरलैंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 135 इज, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है। तो ऑप्शन डी इज राइट, 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक संघ के सभी जो सरकारी काम होंगे वह पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का यूज होगा उनके प्रयोग सरकारी कार्यों को करने में। ठीक है, अनुच्छेद 43 यानी कि अनुच्छेद जो 343 है वह उपरोक्त बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तो आर्टिकल 343 में प्रोविजन किया गया है कि कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा सरकारी कामकाजों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 इज, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, केवल फर्स्ट योजना है अनूठी उपहार योजना ही उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आइए देख लेते हैं कि अनूठी उपहार योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की, जिसके तहत 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर उन सभी लोगों के लिए राज्य सरकार की ओर से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जो टीका लगवा चुके हैं। जबकि मातृ शक्ति उद्यमिता योजना का संबंध हरियाणा सरकार से है, और एक इसलिए है तो महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध छत्तीसगढ़ सरकार से है, जिसके द्वारा दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना का संबंध हरियाणा सरकार से है, और स्त्री जो निधि योजना है उसका संबंध किससे है, तो तेलंगाना सरकार से है। तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है स्त्री निधि योजना।
क्वेश्चन नंबर 137 इज चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए इज राइट, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। यह अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 138 इज भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी, ये क्वेश्चन करंट अफेयर है, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 इज निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ 1800 विद्रोह का स्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस विद्रोह का आरंभ दे रखा है। तो यहाँ पे जो राइट नहीं है वह आपको बताना है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यह ही गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, क्योंकि लखनऊ में जो विद्रोह की शुरुआत हुई 1857 की, तो वह 4 जून 1857 में हुई। वहीं 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई, सबसे पहले बैरकपुर में ही हुई 29 मार्च में। ठीक है, मेरठ की बात करें तो मेरठ में 10 मई 1857 को यह विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 ईस्वी का जो महान विद्रोह है जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से आरंभ हुई। इसका विस्तार धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में भी हुआ। लखनऊ में यह 4 जून 1857 को, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को और झांसी में यह विद्रोह जून 1857 को शुरू हुआ। दोस्तों मैंने आपको अभी बीच में कहा था कि मैं क्वेश्चन की काउंटिंग नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की काउंटिंग नहीं करूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसलिए मैं साथ के साथ काउंटिंग करता रहूंगा ताकि आपको भी सहज हो। थोड़ा मुझे भी अटपटा लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहने कहने पर, तो आप इस चीज़ को समझिए। मैं क्वेश्चन की काउंटिंग के साथ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको भी सही से समझ आए, कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का। तो क्वेश्चन नंबर 140 इज दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मूव करती है। ठीक है, अब कोरियोलिस बल पैदा क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, घूर्णन होता है यानी कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसे पृथ्वी का घूर्णन करते हैं, जिसके कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ओके, आइए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। फेरल के नियम के अकॉर्डिंग हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ऐसा कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल के कारण होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जो वायु है अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। यह ऐसा बल होता है जो पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है। मैंने जो बताया आपको कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 141 इज जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो ऑप्शन बी इज राइट, 1974 में बनाया गया। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में लाया गया। जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 इज खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के रियासी जिले सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसकी खोज 1817 में स्वीडन के वैज्ञानिक जोहान ऑगस्ट अर्फवेड्सन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? जोहान ऑगस्ट अर्फवेड्सन ने। ठीक है, लिथियम आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एवं हीलियम के पश्चात तीसरा तत्व है। इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु संख्या है वह 3 है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार चिली में है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो ज्ञात लिथियम भंडार है वह कहाँ है? तो चिली में। और विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो लिथियम का है वह कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यह फैक्ट याद रखिएगा कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो चिली में। और सबसे बड़ा लिथियम का उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत में अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। जो भारत है वह अनेक खनिजों जिनमें लिथियम आता है, निकल आता है, कोबाल्ट आता है, उनके लिए आयात पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 143 इज पैरावैगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, समताप मंडल में यह अवस्थित है। जो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में समताप मंडल में ओजोन गैस अवस्थित है। कौन सी गैस अवस्थित है? तो ओजोन गैस, जो कि ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल व स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल दोनों में पाई जाती है। लेकिन सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस समताप मंडल में पाई जाती है।
कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जो ओजोन गैस है वह थोड़ी मात्रा में क्षोभ मंडल में स्थित है और अधिक मात्रा में सप्ताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में है। लेकिन जो पैराबैंगनी, जो सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें हैं, पैराबैंगनी जो किरण है, उनको अवशोषित करने का काम कौन करता है? जो ओजोन सप्ताप मंडल में स्थित है वह पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। समताप मंडल में के तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस द्वारा सौरिक पैराबैंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण तथा विरल घनत्व वाली हवा के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 140 इज क्वेश्चन नंबर 144 इज निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन बी इज राइट। अंतरिक्ष जो अनुसंधान है वह एसडीजी गोल का पार्ट नहीं है। इसके अलावा लैगिंग समानता, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई और शून्य भूख यानी कि जीरो हंगर, ये सभी एसडीजी गोल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जो 17 लक्ष्य हैं उनमें ये तीनों शामिल हैं, उनमें अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। ओके, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य व शून्य भूख सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है। ठीक है, जबकि अंतरिक्ष जो अनुसंधान है वह इसमें शामिल नहीं है। सतत विकास से हमारा तात्पर्य यह होता है कि ऐसा विकास जो हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रमाणित किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सतत विकास लक्ष्य में 2030 तक कुल 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो दोस्तों, एसडीजी गोल से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पेपर में। आप देख सकते हो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको एसडीजी गोल से करा चुका हूँ। तो यह एवरग्रीन टॉपिक है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से हर साल कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 इज निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज राइट। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 1997 में मनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम दे रखी है। आपको 2023 की थीम न करके 2024 की करनी है, क्योंकि आगामी एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा। तो उसी को ध्यान में रखकर आपको 2024 की जो वेटलैंड दिवस की थीम है वह याद करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले इस बार। 146 क्वेश्चन नंबर, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी इज राइट। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। ओके, और यहाँ पे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 147 इज गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता। ओके, ये क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 इज, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 149 इज निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो ऑप्शन डी इज राइट, जैनुल आबिदीन। ठीक है, जो जैनुल आबिदीन थे वह कश्मीर के शासक थे जिन्होंने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। इन्हें शाही खां के नाम से भी जाना जाता है, शाही खां के नाम से भी जाना जाता है। इसे इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। एक सेकेंड, मैं 1 मिनट। ओके, तो जैनुल आबिदीन को ही हम कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, कश्मीर का अकबर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी अकबर की तरह काफ़ी उदार थे। इन्होंने काफ़ी सारी उदार नीतियों को अपनाया कश्मीर में, जिसके कारण इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन जो है, आबिदीन ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए इन्हें जाना जाता है। उसने कश्मीर के हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त किया। हालांकि वह एक मुस्लिम शासक था, उसने गायों के वध पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि गौ हत्या करना इलीगल है। उस मतलब जो हमारे जैनुल आबिदीन थे उनके शासनकाल में जजिया कर को तो समाप्त किया गया। यदि कोई गाय को मारता है या वध करता है तो उसे दंड भी दिया जाता था। स्त्रियों को सती होने की अनुमति दी थी इन्होंने। ठीक है, इसने संस्कृत भाषा और साहित्य को भी संरक्षण दिया। आबिदीन जो थे वह फारसी, संस्कृत और तिब्बती भाषा के ज्ञानी भी थे। ठीक है, इन्हें फारसी, संस्कृत और तिब्बती भाषा का ज्ञान था। क्वेश्चन नंबर 150 इज निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ सहायक नदी दी हुई है, दूसरी तरफ नदियों का वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट नहीं है वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्राण हिता का संबंध
महानदी से ना होकर किससे है, तो गोदावरी नदी से। गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्राणहिता। इसके अलावा जो मालप्रभा है वह किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। हेमावती जो है वह कावेरी की सहायक नदी है, और मंजरा जो नदी है वह गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार हमारे पूरे 2023 के यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर के 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पर यह पेपर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपीपीसीएस के 2022 के क्वेश्चन पेपर को बड़े ही डिटेल के साथ कवर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रख, और यदि इस वीडियो को समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं। वो एक बार यदि किसी को समझ नहीं आता तो कई बार यदि देखने लगते हैं तो वह चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।